हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है तलाक। तलाक एक मुस्लिम लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो मैरिज नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ उस वीडियो को देखें, उसके बाद हम लोग तलाक देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगी इस वीडियो का। हम लोग बात करेंगे फर्स्टली निकाह ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे। निकाह का मतलब होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए मैन एंड ए वोमेन, जो कि रिकॉग्नाइज्ड करते हैं इस्लामिक लॉ। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में विटनेस होनी कंपलसरी है, जिसमें मिनिमम विटनेस 2 होनी चाहिए, जिसका साउंड माइंड और एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 2 तरह के होंगे, बाय एक्ट ऑफ गॉड एंड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ गॉड में अगर दोनों पार्टीज के में एक पार्टीज का डेथ हो जाता है तो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। एंड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा कोई एक्ट की जाती है तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकती है। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज 2 तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स एंड जुडिशियल डाइवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स में 3 तरह के होंगे, बाय हस्बैंड जिसका 3 पार्ट है, तलाक, इलाज, जिहार। सेकेंड बाय वाइफ एंड थर्ड वन म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड का म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा अगर डिवोर्स होती है तो वो 2 तरह का होगी, खुला मुबारक। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हम लोग बात करते हैं डाइवोर्स। डाइवोर्स एक अरेबिक फ्रेज जिसका तलाक है, जो हस्बैंड के द्वारा दी जाती है वाइफ को, जिसका मतलब होता है लीगल एंड ऑफ ए मैरिज। हम लोग तलाक के बारे में बात करते हैं तो तलाक रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड मीन्स रेपुडिएशन का मतलब होता है कोई एक फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्ट जो हस्बैंड के द्वारा की जाती है रिनाउंस करने के लिए अपने वाइफ को इन सर्टेन कल्चर एंड रिलीजियस। हस्बैंड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो डाइवोर्स नहीं दे। उस हस्बैंड के पास अपना राइट है कि बिना रीजन दिए हुए अपने वाइफ को वो डाइवोर्स दे सकता है, और ये कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस नहीं माना गया है। या फिर दोनों कपल सेपरेट हो सकते हैं पीसफुली म्यूचुअल एग्रीमेंट से, लेकिन यहाँ पे वाइफ का एक राइट है या कहे कि हस्बैंड का एक लीगल बाइंडिंग है कि वो डावर पे करें अपने वाइफ को अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन ऑफ फॉर ए वैलिड तलाक। फर्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होनी कंपलसरी है एक्सेप्ट हनाफी लॉ। हनाफी लॉ कहता है कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है, क्वर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक या कोई इंटॉक्सिकेशन के द्वारा तलाक दी गई हो तो भी वो वैलिड होगा और मैरिज डिसॉल्व होगी। लेकिन हनाफी लॉ के अलावा कि कोई भी लॉ है मुस्लिम लॉ का, सुन्नी लॉ, शिया लॉ, वो सारा फ्री कंसेंट पे भी वैलिड मानेगी। अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के द्वारा डिसॉल्व हो रही है मैरिज तो वो वाइड मानी जाएगी। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं फॉर्मेलिटीज। सुन्नी लॉ के द्वारा फर्स्ट है ओरल और रिटेन होनी चाहिए। सेकंड एक्सप्रेशन हस्बैंड का क्लियर होनी चाहिए कि हस्बैंड का डिजायर है डिसॉल्व करने के लिए मैरिज को। और थर्ड वन इज विटनेस का प्रेजेंस होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शिया लॉ तलाक ओरली ही होगी। अगर हस्बैंड बोलने में सक्षम नहीं है तभी रिटेन होगी, और विटनेस का यहाँ पे होना कंपलसरी है, और विटनेस साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ पॉवर्टी होनी चाहिए। 2 मेल विटनेस या 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेस। अब हम लोग
थर्ड बात करते हैं एक्सप्रेस वर्ड, जो हस्बैंड का इंटेंशन क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए वर्ड्स ऑफ तलाक में। फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ वाइफ, जो प्रेजेंस ऑफ वाइफ है वो नेसेसरी होनी चाहिए ड्यूरिंग द डाइवोर्स या तलाक। अगर वाइफ का प्रोनाउंसमेंट वेयर द हस्बैंड हैज़ मोर देन वन, अगर हस्बैंड के पास एक से ज़्यादा वाइफ है तो वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा हस्बैंड के द्वारा कि कौन से वाइफ को वो दे रहा है तलाक, वहाँ पे स्पेसिफिक नेम के थ्रू वो तलाक प्रोनाउंस करेगा। फिफ्थ वन इज नोटिस ऑफ तलाक, ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेट हो तलाक का, यहाँ पे नोटिस के द्वारा भी तलाक दी जाएगी और वो इफ़ेक्टिव तलाक आएगी ऑन द मूवमेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट, ना कि वो जब वाइफ के नॉलेज में आएगा। जहाँ पे प्रोनाउंसमेंट हो जाएगा वहीं से तलाक इफ़ेक्टिव आ जाएगी, नोटिस बाद में जाए तो नॉलेज से यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिक्स्थ वन इज कंडीशनल एंड कंटीजेंट तलाक। सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंडीशनल है, कंटीजेंट तलाक है तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मीन्स जो कंडीशन है वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक तलाक नहीं मानी जाएगी, वो वाइड होगी। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसे इन्फोर्स करवाएंगे तलाक को। लेकिन अगर सिया लॉ के अकॉर्डिंग कंडीशनल और कंटीजेंट तलाक वाइड मानी जाती है और इनइफेक्टिव है। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ तलाक। तलाक दो तरह के होते हैं, तलाक सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत रिवोकेबल है और तलाकुल बिद्दत इर्रिवोकेबल, जिसे हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। तलाकुल सुन्नत में टू टाइप्स हैं, तलाक अहसन, तलाक हसन। तलाक अहसन बहुत ही मोस्ट प्रॉपर है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछती है कि मोस्ट प्रॉपर तलाक कौन सी है, तो तलाक अहसन और तलाक हसन प्रॉपर है। अब हम लोग बात करते हैं तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट के माना गया है। वो दो टाइप्स की होती है, अहसन अहसन। अहसन मोस्ट अप्रूव्ड कंसीडर मानी जा गई है बेस्ट काइंड ऑफ तलाक का। अहसन का फॉर्म 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। फर्स्ट है वो सिंगल सेंटेंस में बोली जाए। सेकंड, ड्यूरिंग द प्यूरिटी में, जब वाइफ प्यूरिटी के फॉर्म में रहे तो वो डाइवोर्स डन होगी। एंड थर्ड वन इज वो पीरियड ऑफ इद्दत के टाइम में अब्सटेन रोक कर सकती है इंटरकोर्स करने से। ये अगर इद्दत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद वो इरिवोकेबल हो जाएगी। इद्दत पीरियड के दौरान वो रिवोकेबल होगी, हस्बैंड कभी भी रिवोक कर सकता है। रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सिया लॉ तलाक एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर हस्बैंड अनेबल होगा बोलने में, तभी वो एक्सेप्ट मानी जाएगी। रिटन तलाक एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 2 मेल विटनेस कंपलसरी है और इंटेंशन कंपलसरी है कि हस्बैंड का इंटेंशन क्या है। सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग रिटन तलाक एक्सेप्टेबल होगी, यहाँ पे कोई भी विटनेस ज़रूरी नहीं है और मिस्टेक के द्वारा तलाक होती है तो भी बाइंडिंग मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं हसन। हसन एक अरेबिक है जिसका मीन्स होता है गुड। ये गुड फॉर्म ऑफ तलाक है, लेकिन अहसन इतना नहीं है। इसी में भी 4 पॉइंट है जो सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। ये फॉर्मूला 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स 3 बार बोली जाती है। यहाँ पे 30 डेज का, जब वाइफ मेंस्ट्रुएशन का पीरियड में नहीं रहेगी तो 30 डेज का गैप रहेगा, वहाँ पे तलाक
तलाक के बीच में 30 डेज आना चाहिए और इस 3 पीरियड के बाद वो इरिवोकेबल हो जाती है। अगर लास्ट वर्ड तलाक के पहले वो हस्बैंड कभी भी तलाक रिवोक कर सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन पीरियड में वो कंजिक्यूटिव टूर में ही वो प्रोनाउंस करेगा। अब हम लोग बात करते हैं तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत एक 1 सेंटेंस में बोली जाती है, तलाक तलाक तलाक। ये इर्रिवोकेबल है। ये जैसे ही 3 बार तलाक 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 बोल दिए, ये इर्रिवोकेबल हो जाती है इमीडिएटली। और ये इसके बाद हम लोग इद्दत पीरियड को मानते हैं और ये कभी भी रिवोक नहीं कर सकते। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम हस्बैंड के द्वारा वाइफ को तलाक दी गई है तो उस हस्बैंड फिर से रिमैरी करने के लिए किसी और से पहले शादी करनी पड़ेगी और फिर वो उस वुमेन से वो शादी कर सकता है। सिया लॉ के अकॉर्डिंग ये रिकॉग्नाइज मानी नहीं गई है, सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग ये मानी गई है, रिकॉग्नाइज्ड है। अब हम लोग बात करते हैं इला। इला क्या है? इला द हस्बैंड जहाँ पे साउंड माइंड होगा, एज ऑफ पॉवर्टी होगा, तो वहाँ पे वो ओथ लेता है कि वो अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। और वो कंज्यूमेशन का जो पीरियड होता है 4 मंथ का होता है। अगर एक्सपायरी 4 मंथ ख़त्म होने के बाद तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने वाइफ से नहीं करता है तो उस डिजॉल्व हो जाएगी, तलाक मानी जाएगी। लेकिन भी अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देता है तो वो वॉइड हो जाती है तलाक। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स कहते हैं। एक्चुअल में वो सामने से फेस टू फेस तलाक देती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में कोई एक्ट या बिहेवियर के थ्रू हस्बैंड का इंटेंशन पता चलता है कि वो क्या मतलब इंटेंशन है तलाक का कि नहीं है। ये रिवोकेबल हो जाती है अगर एक्सपायरी हो जाती है 4 मंथ तो। अब हम लोग जिहार के बारे में बात करते हैं। जिहार क्या है? जिहार एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। ये भी हस्बैंड के द्वारा ही दी जाती है डाइवोर्स। और इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को एज ए मदर और सिस्टर से कंपेयर करता है। उसके बाद अगर कंपेयर हस्बैंड करता तो वहाँ पे 4 मंथ्स हस्बैंड डज नॉट कोहिबिट विथ हिज वाइफ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। लेकिन अगर जिहार कंप्लीट हो जाती है एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ तो वहाँ पे मैरिज डिजॉल्व होगी। लेकिन अगर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ वहाँ पे वाइफ के पास 4 राइट्स होती है। वो कोर्ट जा सकती है और या फिर उसके पास गो टू कोर्ट फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। वहाँ पे देख लीगल इफेक्ट रहती है। यहाँ पे लीगल इफेक्ट यह रहती है कि जिहार बाय इटसेल्फ डज नॉट टर्मिनेट नहीं होगी। और मैरिज अगर यहाँ पे हस्बैंड को सज़ा मिलती है, यहाँ पे सज़ा ये मिलती है कि वो फर्स्ट तो 60 पुअर पर्सन को फीड करवाएगा। सेकेंड वो 2 मंथ के लिए फास्ट कर सकता है। या फिर तीसरा है कि वो कोई भी स्लेव को रिलीज करेगा। यहाँ पे जिहार का सज़ा ये अब लीगल इफेक्ट में आता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम अनलॉफुल हो जाएगी जो हस्बैंड वाइफ का होती है। हस्बैंड लाइबल फॉर फाइनेंस हो जाएगी और वाइफ कैन क्लेम कर सकती है जुडिशियल सेपरेशन अगर हस्बैंड परसिस्ट रॉन्ग कुछ गलत करता है तो।
सियर लॉ के अकॉर्डिंग कंपेरिजन मस्ट हैव बीन डन प्रेजेंट ऑफ 2 विटनेस। यहाँ पे 2 विटनेस कंपलसरी होना चाहिए। मुता मैरिज में डिजॉल्व बाई जिहार। मुता मैरिज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो इंटरटेनमेंट के लिए माना जाता है मैरिज, तो वो डिजॉल्व हो सकती है जिहार के थ्रू, और सुन्नी लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग तलाक़ तफवीज़ के बारे में बात करते हैं। तलाक़ तफवीज़ में हस्बैंड डेलीगेट करता है अपने पावर को और किसी तीसरे पर्सन को या अपनी वाइफ को वो पावर देता है तलाक़ के लिए। यहाँ पे इसलिए वो डेलीगेशन को कहते हैं तफवीज़। यहाँ पे एग्रीमेंट बनती है आइदर बिफोर और आफ्टर द मैरिज, जिसमें वाइफ का लिबर्टी होती है डिवोर्स का अपने खुद को देने के लिए फ्रॉम द अपने हस्बैंड, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन पे। जैसे कंडीशन क्या हो सकती है कि वाइफ कंडीशन ले सकती है कि हम आपसे डिवोर्स लेंगे अगर आप दूसरी शादी करोगे तो वो तलाक़ तफवीज़ में आएगी और ये वैलिड मानी जाती है। यहाँ पे कोई सच पावर एब्सोल्यूट अनकंडीशनल नहीं है। कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। वाइफ डज नॉट डिवोर्स हर हस्बैंड, लेकिन यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती और ना ही डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं तलाक़ तलीक़। इसमें कंटीजेंट डाइवोर्स के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ, प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स में टेक इफेक्ट इमिडिएटली और एट सम फ्यूचर टाइम और इवेंट। हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स तुरंत इफेक्ट में आ सकती है, फ्यूचर में कभी भी कोई इवेंट के बाद आ सकती है। उसको तलाक़ तलीक़ कहते हैं। अब हम लोग खुला जानते, खुला जो कि डाइवोर्स वाइफ रिक्वेस्ट पे दी जाती है। वाइफ कुछ के पास ऐसी राइट रहती है कि वो अपने आप को रिलीज कर सकती है अपने मैरिज से, अपने हस्बैंड से, लेकिन कुछ कंडीशन होने के बाद वो ऑफर होनी चाहिए वो वाइफ के द्वारा और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए विद द कंसिडरेशन फॉर द रिलीज। यहाँ पे वाइफ ऑफर देगी हस्बैंड को कि मुझे रिलीज करो एज ए कंसिडरेशन। वाइफ कुछ कंसिडरेशन देगी हस्बैंड को उसके लिए रिलीज करने के लिए, और ऑफर एक्सेप्टेड होगी हस्बैंड के द्वारा, तभी जाके वो इफेक्ट में आएगी और ये इर्रिवोकेबल है। अगर एक्सेप्ट हस्बैंड के द्वारा की जाती है तो यहाँ पे वाइफ लीगली बॉन्ड होगी इद्दत करने के लिए, और कंसिडरेशन फॉर रिलीज बाय द हस्बैंड। यहाँ पे सिया लॉ के अकॉर्डिंग हस्बैंड एडल्ट होनी चाहिए, सेन होनी चाहिए, फ्री एजेंट होनी चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए हस्बैंड को डिवोर्स होने के लिए। सुन्नी लॉ में 2 कंडीशन है, हस्बैंड मस्ट एडल्ट और सेन, और इर्रिवोकेबल होगी ये। अब मुबारत क्या है, तो ये दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है। ये एक फॉर्म ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनती है कि मैरिज को वो दोनों चाहते हैं कि सेपरेट हो और मैरिज को डिसॉल्व करने को। यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, दोनों आइदर हस्बैंड और वाइफ कैन मेक द ऑफर, दोनों में से कोई भी ऑफर दे सकता है। द अदर वन मस्ट एक्सेप्ट, जो ऑफर देगा सेकेंड वन जो पार्टीज होगी वो एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जब एक्सेप्टेड होगी तो ये तुरंत इर्रिवोकेबल होगी एंड इद्दत पीरियड नेसेसरी है। इसीलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कंसिडरेशन का नहीं उठाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जुडिशियल डाइवोर्स, जो सेक्शन 2 है मुस्लिम मैरिज डिसॉल्यूशन एक्ट 1939 में। यहाँ पे ये कहा गया कि हस्बैंड का एब्सेंस में अगर 4 साल ज़्यादा हो गया हो तो वो 6 महीना
के बाद वो या पास हो गया, या फिर हस्बैंड शो अप करना चाह रहा हो अलग होने के लिए 6 मंथ से, तो वो वोमेन कोर्ट जा सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सेकेंड है फेल्योर टू मेंटेन। अगर हस्बैंड फेल्योर हो रहा मेंटेन करने में 2 साल से, तो वहाँ पे वो वाइफ हाई कोर्ट जा सकती है। या थर्ड है इम्प्रिजमेंट ऑफ हस्बैंड। अगर 7 साल से ज़्यादा हस्बैंड को सज़ा मिल चुकी है कोर्ट के द्वारा कोई भी क्राइम में। फोर्थ वन इज फेल्योर टू परफॉर्म मैटेरियल ऑब्लिगेशन। जो भी मैटेरियल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है हस्बैंड का, और वो फुलफिल नहीं कर रहा, फेल्योर हो रहा फुलफिल करने में, तो भी वाइफ का राइट है वो डिजोल्व कर सकती है। फिफ्थ है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज और कंटिन्यू टू बी सो। या सिक्स्थ है इंसेंटी, लेप्रोसी एंड वल्नरेबल डिजीज। ऐसा कुछ जो परमानेंट पागल हो या कुछ ऐसा डिजीज हो जो कि वेनेरियल डिजीज हो, तो वो डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। सेवेंथ वन इज रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। अगर वाइफ वाज मैरिड हो और सी वाज 15 साल की हो, तो अपने 18 साल पे आने पे वो डाइवोर्स ले सकती है। या क्रूएल्टी ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा क्रूएल्टी की जा रही हो, असॉल्ट की जा रही हो, तो वो वोमेन ले सकती है डाइवोर्स। 9 एंड लास्ट वन इज ग्राउंड और अलाउड टू मुस्लिम लॉ। जो भी मुस्लिम लॉ के द्वारा जो ग्राउंड दी गई है कि वाइफ उसमें डाइवोर्स ले सकती है, तो वहाँ पे तलाक हो जाएगी। अब कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम तलाक क्या होते हैं? तो पहला तो मैरिज है, सेकेंड डावर है, थर्ड वन इज इनहेरिटेंस, फोर्थ कोहेबिशन, फिफ्थ रीमैरिज। मैरिज क्या है? तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती है और दोनों के बीच में कंजुमेटेड होगी। अगर इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाती है तो वो रीमैरी कर सकता। डावर क्या है कि वो वाइफ का एक राइट हो जाती है और हस्बैंड का एक लीगल बाइंडिंग हो जाती है कि वो वाइफ को पे करे डावर। थर्ड वन इज इनहेरिटेंस, म्यूचुअल राइट्स होगी अगर डाइवोर्स इररिवोकेबल इन होगी तो। कोहेबिशन becomes unlawful after divorce has been irrevocable and children for intercourse illegitimate। जहाँ पे डाइवोर्स के बाद अगर कंज्यूमेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो चाइल्ड जो होगी वो इलिजिटिमेट माना जाएगा। और रीमैरिज बिटवीन डिवोर्स कपल पॉसिबल नहीं है। अगर वाइफ ऑब्जर्व कर रही है इद्दत पीरियड में, तो अगर इद्दत पीरियड ख़त्म होगा तो लॉफुल होगा मैरिज जब वो अनदर मैन से करेगी। सेम मैन से नहीं कर सकती, वो दूसरे मैन से शादी कर सकती है। वो कंजुमेट कर सकती है, न्यू हस्बैंड को फिर डाइवोर्स दे सकती है, या मरने के बाद वो वाइफ फिर से इद्दत पीरियड परफॉर्म करेगी। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हज़रत अली के द्वारा कहा गया है, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला मत करो, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला मत करो, और अगर खुश हो तो कोई वादा मत करो। यह हज़रत अली का कहा गया। थैंक यू। Enjoy your day.